दोस्तों नमस्कार। कुछ ना हो तो बैंकों को ही बेच डालिए, क्योंकि डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बैंकों को बेचने के अलावे अब कोई रास्ता देश में बच नहीं पा रहा है। डगमगाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पीएसयूज का बेचना तो शुरू किया गया। 26 कंपनियां कतार में भी हैं, लेकिन इस देश के भीतर में कोई खरीदार मिलता नहीं, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था के भीतर कंज्यूमर के पास पैसा नहीं। तो फिर बाजार में किसी भी उत्पाद को लेकर जाइएगा, किसी भी पीएसयू को खरीद लीजिएगा, तो मुनाफा होगा कहां से? रास्ता प्राइवेटाइजेशन का ही बचता है और अब बैंकों को बेच देना, और वह भी एक दो नहीं, सभी बैंकों को बेच देना। और यह सुझाव किसी और का नहीं है, बल्कि मोदी सत्ता को सुझाव देने वाले अर्थशास्त्रियों ने एक पॉलिसी पेपर तैयार किया। इस पॉलिसी पेपर में उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया, आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा, सभी बैंकों को बेच डालिए। हां, अगर राजनीतिक तौर पर एक बैंक को रखने की जरूरत है तो फिर एसबीआई रख लीजिए, लेकिन बाकी 11 बैंकों के बारे में आप सोचिए भी नहीं। यानी इस देश की डूबती अर्थव्यवस्था में सरकार के पास क्या एकमात्र रास्ता बैंकों को बेचने का है या उनके निजीकरण का है? और यह रास्ता इस देश की इकोनॉमी को संभाल लेगा? इस रास्ते के जरिए क्या इस देश में जो बड़ी तादाद में उद्योगों को कर्ज दिया जाता रहा और एनपीए की शक्ल में वह सरकार की फाइल में बढ़ता चला गया, क्या उस पर रोक लग जाएगी? या फिर इस दौर में सत्ता सरकार ने जितना भी एनपीए अपने मित्रों को दे डाला और करोड़ों खरबों रुपया लेकर वह लूट कर निकल गए, उसको भी रिटर्न ऑफ करके सरकार ने इस 8 साल के भीतर 8 लाख करोड़ से ज्यादा उस बुक से गायब कर दिया, जिस बुक में यह लिखा होना चाहिए था। तो बैंकों को बेचने की प्रक्रिया में बैंक की किताब कैसे ठीक कर ली जाए और कानूनी तौर पर इस पर मोहर लग जाए, अब इसकी तैयारी हो चली है। और तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है संसद का, उसमें बकायदा सरकार बैंकों को बेचने की प्रक्रिया में खुद को लाने के लिए एक विधेयक भी पेश करेगी। और कानून मंत्रालय से सलाह मशविरा किया जा रहा है कि उसकी भी अब मोहर लग जाए, मोहर भी लग जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि देश की इकोनॉमी में अर्थशास्त्रियों की भूमिका सरकार को समझाने को लेकर है क्या, यह इस पॉलिसी पेपर से समझा जा सकता है। इस पॉलिसी पेपर को तैयार करने वाले 2 अग्रणी अर्थशास्त्रियों में से एक तो नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, अरविंद पनघड़िया साहब हैं, और दूसरी हैं पूनम गुप्ता, जो कि प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में है उसकी सदस्य भी है और डायरेक्टर भी है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की वो डायरेक्टर भी है। इसके अलावे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस पर काम किया और उन्होंने साफ तौर पर पॉलिसी पेपर में लिखा है कि सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण अब हो जाना चाहिए। और इसमें एसबीआई को छोड़े इसलिए क्योंकि इन प्रिंसिपल सभी सरकारी बैंकों के निजीकरण के पक्ष में पूरे अर्थशास्त्रियों की टीम है। लेकिन भारत की जो आर्थिक परिस्थिति होती है ना, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और जिसके साथ जुड़ा होता है पॉलिटिकल इथॉस, यानी जो राजनीतिक प्रवृत्ति सत्ता की होती है, उसमें कोई सरकार नहीं चाहेगी कि एक भी बैंक उसके पास ना हो। तो ऐसे में एक बैंक रखिए और उसका बैंक का नाम होगा एसबीआई। पॉलिसी पेपर के शब्द है, नो गवर्नमेंट विल वांट टू बी ए विदाउट सिंगल पीएसपी इन हिज पोर्टफोलियो। तो एक बैंक वो रखना चाहते हैं और इसी को ध्यान में रखकर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी सुझाव आ रहे हैं वो बैंकों के निजीकरण के ही सुझाव हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जो पॉलिसी पेपर तैयार किया गया है उस पर लागू सरकार कर देगी? क्योंकि अब इस पेपर को लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा जा चुका है, जो कानून मंत्रालय है, और उसमें बहुत साफ तौर पर कुछ बातों को ध्यान में रखा गया है। उसमें लिखा गया है कि हो सकता है आने वाले वक्त में, यानी कुछ बरस में, निजीकरण को लेकर स्थिति और बेहतर हो जाए और रिजल्ट आने लगे तो फिर एसबीआई का भी निजीकरण कर दीजिएगा। यानी इस देश के भीतर में कोई भी बैंक सरकारी बैंक के तौर पर चलाने की जरूरत नहीं है। इस पॉलिसी पेपर के भीतर में साफ तौर पर लिखा है कि आरबीआई पर प्रेशर जरूर आएगा कि वो बैंकों के एक साथ निजीकरण करने की दिशा में कैसे बढ़ जाए,
तमाम नियम कायदे उसे लागू करने होंगे, उसका पालन करना होगा। तो यह भी समझ ले आरबीआई कि इस देश के भीतर में जो बैंकिंग सेक्टर है उसका 3/5 वैसे ही आरबीआई के रेगुलेटरी से बाहर हो चला है। और एनपीए की परिस्थिति ने और बैंकिंग की जो खामियां हैं उसने तो आरबीआई को और डुबा दिया है। पॉलिसी पेपर यह बता रहा है कि आरबीआई भी अपने तौर पर चीजों को संभाल नहीं पाई, तो 3/5 ऑफ बैंकिंग सेक्टर उसकी रेगुलेटरी नहीं चलती है। और इन जनरल भी एक सच भी है, इस देश में आरबीआई का काम तो महंगाई को ना बढ़ने देना है, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में रखना है। उसने 6% की लकीर खींची, वह भी जनवरी के बाद से खत्म हो गई। आज की तारीख में 7-8% तक हमारा इन्फ्लेशन जा रहा है। दूसरी स्थिति आई कि कम से कम आप करेंसी तो संभाल के रखिए, करेंसी भी नहीं संभल पा रही है डॉलर के मुकाबले। तो आरबीआई ने अब कहा है कि जो दुनिया के दूसरे देशों से जो भी व्यापारी और राज्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो रुपए में करना शुरू करें। इससे कुछ करेंसी बचेगी, रुपए की कीमत का महत्व बढ़ेगा और डॉलर हमारे पास जो लगातार रिजर्व में कम होता चला जा रहा है और रिजर्व ऑफ 580 बिलियन तक आ गया है, 580 बिलियन डॉलर तक आ गया, जो एक वक्त 600 के पार होता था। एक वक्त से मतलब पिछले ही साल है। इस तेजी से अगर ढलाव पर हम हैं तो अब क्या करें? तो क्या अब बैंकों को बेचने की परिस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं? और पूरी के पूरी सरकार के पास इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन क्या वाकई ऐसी आ गई है कि अब पॉलिसी पेपर तैयार करके कानून मंत्रालय से ठप्पा लगवाकर पार्लियामेंट में उसे पेश करने की तैयारी हो चली है? हो चली है, क्योंकि बैंकों के निजीकरण जब से किया गया, उस दिशा में जो आईडीबीआई को एलआईसी ने खरीद लिया, उसके बाद एक दो बैंक का नाम लिया गया नीति आयोग के जरिए, फिर बैंकों का नाम बजट में भी निकल कर आया, मर्जर किया गया। हो क्या रहा है इस देश के भीतर में इन बैंकों को लेकर, यह भी समझ लीजिए। 2018 से ऑफिशियली जो मर्जर का ऐलान शुरू होता है, जो मर्जर किया जाता है, ऐलान तो 2016-17 में ही शुरू हो गया था। उसके बाद से इस देश में लगभग 50,000 से ज्यादा कर्मचारी बैंकिंग सेक्टर में कम हो गए। 2018 में सरकारी बैंकों में काम करने वालों की तादाद 8,44,000 थी। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इनकी संख्या 7,94,000 यानी सीधे सीधे 50,000 कम हो गया है। जो टॉप मोस्ट 5 बैंक हैं उसमें एसबीआई में 19,751 कर्मचारी 2018 के बाद से आज की तारीख तक में कम हो गए हैं। उस समय 2,64,000 थे, अब 2,44,000 है। बैंक ऑफ बड़ौदा 82,886 कर्मचारी थे जो कम होकर आज 80,000 से कम पर आ गए, 3,000 की उसमें भी कमी आ गई। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 78,000 हुआ करते थे, वह 75,000 पर आ गया, 3,000 से ज्यादा कर्मचारी कम हो गए। कैनरा बैंक 88,000 से 86,919 पर आ गया, 1,294 कर्मचारी कम हो गए। तमाम बैंकों में कम हुए। पीएनबी में कर्मचारी 1,342 2018 के बाद बढ़े जरूर है। यानी इस देश के भीतर में जो बैंकिंग सेक्टर का विस्तार, जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक थे उसके जरिए जो 50,000 नौकरियां हर बरस मिलती थी, अब 50,000 कम हो गई है। तो क्यों ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन में भारत जाकर फंस गया है जहां पर सरकार अपने तौर पर कुछ भी नहीं चला पा रही है? पब्लिक सेक्टर के जो भी अपने तौर पर कंपनियां थी, इंडस्ट्रीज थी, वह तो लगातार बिक रही है और 26 कंपनियों की कतार है। उसमें भारत पेट्रोलियम भी आ जाएगा, उसमें कॉन्कर भी आ जाएगा, उसमें इंडिया सीमेंट भी आ जाएगा, लंबी कंपनियों की पूरी फहरिस्त है। सवाल यह आ गया कि क्या बैंकिंग सेक्टर को निजी हाथों में सौंपकर सरकार उस पूरे एनपीए का जो पूरा खांचा है, जो तकरीबन 8-9-10 लाख करोड़ का है, और जो पूरा रिटर्न ऑफ इस दौर में किया गया वह भी 7-8-9 लाख करोड़ का है, वो सारी चीजें इस दौर में बैंकिंग बुक को ठीक करके उसको सेल करके सरकार अपने दौर में ही बिल्कुल किताब साफ कर लेना चाहती है? या इसके जरिए जो उसको लाभ मिलेगा, जो वो स्टेक बेचेगी, क्योंकि तमाम बैंकों में उसके स्टेक काफी ज्यादा हैं, वो पूरी की पूरी फहरिस्त जो बैंकिंग सेक्टर की समझ में आती है, उसके जरिए भी समझिए कि उसको बेचने के बाद सरकार की जो कमाई होगी, वो जो सरकार मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, इसके जरिए जो अलग अलग गिमिक करती थी, वहां पर जब कंगाली हाथ मिली तो सरकार ने सोचा बैंक को ही सेल कर दिया जाए। और इस जानकारी के साथ यहां यह समझना जरूरी है कि इस ठीक पैरेलल में
प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का विस्तार हो रहा है। वहां पर नौकरियां, एचडीएफसी में 21,000 नौकरियां मिली 2018 के बाद से, एक्सिस बैंक में 7,500 नौकरियां मिली। सरकारी बैंकों में कम हो रही है क्योंकि उसको उस सिचुएशन में लाकर खड़ा किया जा रहा है जहां पर सेल कर दिया जाए तो उसकी कीमत को देखते हुए खरीदार कम से कम साथ में आकर खड़ा तो हो जाए। और इस पॉलिसी पेपर के तहत जब हमने देखना शुरू किया कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो उदाहरण दिया जा रहा है कि वह उनका मतलब क्या है इस देश के भीतर में, इस देश में 12 सरकारी बैंक बचे हैं तमाम मर्जर के बाद और प्राइवेट बैंक्स की तादाद 22 है। लेकिन इन प्राइवेट 22 बैंकों की जो ब्रांच है देश भर में उसकी संख्या 28,118 है। इस देश के भीतर में 24,000 से ज्यादा ब्रांच सिर्फ एसबीआई के हैं और 28,000 सारे के सारे प्राइवेट बैंक जो 22 बैंक हैं उसमें हर तरह के बैंक आप जोड़ लीजिए सभी के हैं। एसबीआई के 24,000 से ज्यादा ब्रांच, पीएनबी के 11,000 से ज्यादा ब्रांच, बैंक ऑफ बड़ौदा के 8,500 से ज्यादा ब्रांच, 5,000 से ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2,800, 10,000 के लगभग कैनरा बैंक के ब्रांच हैं देश भर में, 1,000 से ज्यादा पंजाब एंड सिंध बैंक जो सबसे कमजोर है, यूको बैंक जिसका एनपीए सबसे बड़ा हुआ है उसके भी 2,377 ब्रांचेस हैं। तो देश भर में फैले हुए लोगों के बीच सरकारी बैंक ही काम करते हैं और उन बैंकों के निजीकरण का मतलब सीधे सीधे यह होता है कि जो प्राइवेट बैंक हैं उनके जो ब्रांच हैं वो कोई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं खुले हैं, वह शहरी इलाकों में खुले हैं। और इस देश की जो टॉप 12 सिटी है जहां पर कैपिटा इनकम और कमाई के रास्ते खुले हुए हैं, प्राइवेट बैंक उनके बीच काम करते हैं तो हर चीज का वो सर्विस चार्ज लेते हैं। सरकारी बैंक भी अब सर्विस चार्ज लेने लगे हैं लेकिन प्राइवेट बैंकों की तुलना में कम लेते हैं। तो इस देश के भीतर में बैंकों का जब पूरा निजीकरण जिस पॉलिसी पेपर के दिशा में सरकार बढ़ रही है, मतलब यह है कि बैंक में जो आप पैसा डालेंगे, महंगाई दर एक तरफ और बैंकों से मिलने वाला इंटरेस्ट रेट, अभी तो हम सिर्फ इसी को कंपैरिजन करते हैं कि रुपए की कीमत बैंक में पैसा रखे हुए भी कम हो जाती है। दूसरी सिचुएशन आएगी कि जो सर्विस चार्ज लिया जाएगा अलग अलग प्राइवेट बैंकों से, उसमें आपके ऊपर और बोझ पड़ेगा। विरोध कौन करे? और क्या वाकई ऐसी स्थिति आने वाली है? इस पॉलिसी पेपर को देखकर और जो लॉ मिनिस्ट्री के पास कागज दस्तावेज भेजे गए हैं उसको देखकर तो बहुत साफ लगता है सरकार बहुत ही गंभीर है और इसी मानसून सत्र में वह विधेयक भी लाकर रख देगी। अब यहां पर अलग सवाल है कि इन बैंकों की स्थिति ऐसी आई क्यों? चूना लगाया किसने? क्या इन बैंकों के काम करने वालों के तरीके ने चूना लगाया या जो पॉलिटिशियंस बैठे थे उन्होंने ही अपने लोगों के जरिए इन बैंकों को चूना लगाया जहां जनता का पैसा था? उसमें 3-4 चीजों का जिक्र तुरंत कर देना चाहिए। IL&FS लगभग 91,000 करोड़ का घोटाला हुआ, पूरा का पूरा NBFC ढह गया, MSME को परेशानी शुरू हो गई, शेयर मार्केट में तबाही मच गई। ये पूरा जो IL&FS था 91,000 करोड़ का, इसमें जो फहरिस्त आप देखना शुरू कीजिएगा, कौन थे जिन्होंने लोन लिया, कौन थे जिन्होंने लोन नहीं लौटाया, उनकी सरकार से निकटता कितनी थी, सरकार ने उन्हें क्यों इशारों पर करके उनके लिए रास्ता बनाना शुरू किया और एक वक्त के बाद IL&FS 91,000 करोड़ के घाटे में आकर खड़ा हो गया। ऐसी ही स्थिति इस देश में DHFL की हुई। DHFL ने कमोवेश इस देश के सभी बैंकों से लोन लिया, 40,000 करोड़ के तकरीबन बैंकों को इन्हीं के जरिए चूना लगा। वह जेल में जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी पैसे की उगाही नहीं हो पा रही है। पैसा कहां से लाएंगे आप? वो पैसा कहता है हमारे पास हम विलफुल डिफॉल्टर हैं, हम दिवालिया हो गए हैं। सरकार ने हर रईस के लिए हर रास्ता बनाया हुआ है, तुम खाली बोल दो कि तुम दिवालिया हो गए, बाकी हम देखेंगे। तुम खाली बोल दो कि हम डिफॉल्टर हैं, बाकी रास्ता हम देखेंगे। कष्ट आपको नहीं होने देंगे। कुछ दिन जेल में रहिए, नहीं रहिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लेकिन करोड़ों अरबों की संपत्ति जो बैंकों से कर्ज लेकर इस देश में बैंकों को कंगाल बनाने की परिस्थिति में खड़ा करके आप तुलना कर रहे हैं पॉलिसी पेपर के जरिए कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों की क्या हालत है। प्राइवेट बैंकों को सरकार निर्देश नहीं दे सकती है लेकिन सरकारी बैंक तो सरकार के हिसाब से चलते हैं। अब तो बैंक के भीतर जो सीनियर मोस्ट लेवल पे जिनकी नियुक्ति होती है, सरकार ने अब उसको भी अपने हाथ में ले लिया है और उस पूरे बोर्ड को
सरकार अपने हाथ में लेकर निर्धारित करने की स्थिति में आ रही है, जिससे आने वाले वक्त में कोई अगर फेडरेशन, इंप्लॉइज फेडरेशन है जैसे ऑल इंडिया इंप्लॉइज फेडरेशन, हंगामा शुरू करे तो बैंक का बोर्ड ही उनसे भिड़ जाए। ये नहीं तो क्या करें, रास्ता और क्या है, बैंक को तो बेचना पड़ेगा। एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आ गई। और इस फहरिस्त में तीसरा नाम आता है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। ये सब क्या है? डूबते हुए बैंकों की कहानी सीधे सीधे सरकार की नीतियां और सरकार के निर्देश और सरकार के उस चुटके पर चलती है जिसमें वो लिख कर दे देते हैं या इशारा कर देते हैं, इन्हें आप लोन दे दीजिए, ये हमारा आदमी है, ये बंदा ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिशियन ने कह दिया, मंत्री ने कह दिया, सत्ता की तरफ से इशारा हो गया, उसके किसी ब्यूरोक्रेट बड़े का इशारा हो गया जिसके रिश्ते सत्ता से बेहतरीन है। ये सारी प्रक्रिया के भीतर में सब पैसा उठाते चले गए, कुछ देश छोड़कर चले गए, कुछ देश के भीतर राजनीति से जुड़ गए। यह एक पूरा की पूरी साइकिल है। और इसमें जब जानकारी आई कि सरकार इससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट के वक्त ये क्यों नहीं सोच रही थी, तो पता चला कि सरकार की लिस्ट में जो 28 कंपनियां हैं उसमें सबसे बड़ा झटका सरकार को पिछले साल ही लग गया जब उसने 1,75,000 के डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा। उसमें उसके लगा कुछ महीने बाद कि शायद इसमें चूक जाए, तो उन्होंने उसको कम कर दिया, 1,65,000 कर दिया। और साल बीता तो पता चला सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट 13,561 करोड़ का ही हुआ है। तो इस बरस चीज़ों को सुधारते हुए टारगेट ही 65,000 करोड़ का रखा गया, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है। खरीदे कौन और क्यों खरीदे? अब अगला सवाल यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट के पैरेलल में बैंकों को बेचने की प्रक्रिया का मतलब क्या यह होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में डिसइन्वेस्टमेंट भी रुक जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो आईबीसीएल है या आईबीसी है या एनसीएलटी है, उनके जरिए जो कंपनियां पहुंचती है, अपने आप को दिवालिया घोषित करती है, उसको जो दूसरी कंपनी खरीदती है वह कंपनी भी बैंकों से लोन उठा लेती है। आपके दिमाग में रुचि सोया आ सकता है, आपके दिमाग में एयर इंडिया आ सकता है। जो नए खरीदार थे, बैंकों ने उनको भी लोन दे दिया और ये लोन तकरीबन 80% होता है। आपको सिर्फ 20% जेब से निकालना है, 80% सरकारी बैंक आपको लोन दे देगा सरकार के इशारे पर, क्योंकि वह डूबती हुई कंपनी की कीमत जो लगाई जाती है, ये तो यूं ही अपनों को लाभ दे दिया गया। उस लाभ में भी पैसा वो जेब से मत निकाले, वो बैंकों से लोन ले ले, इसको चलाना शुरू करे और इसको चलाते हुए जो कमाई हो उससे बैंकों का लोन चुक जाए। लेकिन बैंक का लोन कोई चुकाता ही नहीं है। तो क्या एक नई परिस्थिति आ गई कि अब डिसइन्वेस्टमेंट पर ब्रेक लगाइए और बैंकों से लोन डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर मत दीजिए, आप नई तरीका अपनाइए, बैंकों का ही निजीकरण कर दीजिए। और उस फहरिस्त में सरकार अब जुलाई 18 से जो शुरू हो रहा है मानसून सत्र, उसमें विधेयक लेकर आने वाली है। ये जुलाई 18 से 13 अगस्त तक चलेगा। तो यानी कानून मंत्रालय से जो मशविरा जारी है उसका एक फॉर्मेट भी तैयार किया गया है। याद कीजिए, आईडीबीआई जब वह डूब रहा था तो एलआईसी का पैसा सरकार ने उधर ट्रांसफर कर दिया। एलआईसी ने आईडीबीआई का लगभग 49% स्टेक खरीद लिया। लेकिन इकोनॉमी कुछ ऐसे इस देश की डगमगाई है कि एलआईसी की स्थिति भी अपनी नाजुक हो गई। आईपीओ के क्या हालात हुए यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो कई सवाल एक साथ है। इस डूबती अर्थव्यवस्था में बैंकों को बेचना या निजीकरण की परिस्थिति में लाना, जबकि हर किसी को पता है एनपीए लगातार बढ़ रहा है और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 2023 तक एनपीए बढ़ते बढ़ते 11% तक जरूर हो जाएगा। और इन तमाम परिस्थितियों में जो विरोध है दुनिया भर में मंदी को लेकर कि आपको इकोनॉमी कैसे संभालनी है, आर्थिक विकास भारत का धीमा है, मंदी का प्रभाव भी पड़ेगा और आरबीआई बैंकों पर जो दबाव बना रहा है, इसी के मद्देनजर सरकार लेकर आई थी एनएआरसीएल यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसके जरिए सरकार ने सोचा कि कुछ बैंकों का बोझ इस पर लाद दिया जाए, लेकिन वह भी नहीं कर पाई। और सरकार ने जो टारगेट दिया था एनएआरसीएल को, उसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा 15 एसेट का जिक्र था, जो मार्च तक का टारगेट था, लेकिन उसकी भी एक्विजिशन कर नहीं पाई एनएआरसीएल। तो फेल होने की परिस्थितियों में अगला सबसे बड़ा और आखिरी सबसे बड़ा सवाल है, क्या गवर्नमेंट ने बैंकों को बचाने के लिए एक ऐसी परिस्थिति खड़ी की है कि इस देश की इकोनॉमी का प्राइवेटाइजेशन ही एकमात्र रास्ता रिफॉर्म के नाम पर नजर आए। सरकार इसे रिफॉर्म मानती है और उसका कहना है कि आधे अधूरे रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा, अब पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसी परिस्थिति लेकर आए हैं।
लेकिन उसके भीतर के झोल को समझिए। नीति आयोग कहता है आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को बेच डालिए। रिपोर्ट पेपर जब तैयार की जाती है तो कहा जाता है इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को बेच डालिए। इस परिस्थिति में, कंगाल होती स्थितियों में, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर पिछले बरस कहते हैं नहीं, सभी बैंक नहीं बेचे जाएंगे। तो आरबीआई के गवर्नर कहते हैं हमने सरकार से कहा है कुछ वक्त और दे दिया जाए। यानी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो पॉलिसी आरबीआई के हिसाब से चले, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से चले। सारी पॉलिटिक्स के केंद्र में आकर पीएमओ या कहें इस देश की पॉलिटिकल पॉलिसी आकर खड़ी हो गई। इसी का असर होते चला जा रहा है कि हर चीज नुकसान में है, खास तौर से तब जब दुनिया में पेट्रोल डीजल को लेकर मारामारी की परिस्थिति और भारत की प्राइवेट कंपनियां लाभ उठा रही है, रशिया से तेल लाकर दुनिया में बेच रही है। लेकिन भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम अप्रैल से जून तक की तिमाही में इनका आंकड़ा बता रहा है कि यह तकरीबन 10,700 करोड़ के घाटे में है। ये साइड इफेक्ट्स हैं इस देश की उस अर्थव्यवस्था में जिसमें आप आरबीआई के जरिए इन्फ्लेशन ना रोक पाना, डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत ना कर पाना, और शायद इसीलिए 2-3 बातों पर आखिर में जरूर ध्यान दे दीजिए। यह इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने जब यह कहा कि अब तमाम बैंक और तमाम राज्य सिर्फ रुपए के जरिए ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परिस्थिति में खुद कर लाए, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया तो अब 80 रुपए तक छूने की परिस्थिति में आ गया है। हम तो कंगाल हो जाएंगे अगर इसी परिस्थिति में डाउनफॉल रुपए का डॉलर के मुकाबले होता चला गया। तो देश में जो चीजें आ रही हैं उसको तो डॉलर हमें देना पड़ेगा, लेकिन जो जा रही हैं उसमें भी अगर हम डॉलर से चीजों को करेंगे पैसा तो हमारे देश की स्थिति नाजुक हो जाएगी। मान तो रहा है आरबीआई, और बैंकों को सेल करने की दिशा में भी आरबीआई बढ़ रहा है, देश के अर्थशास्त्री बढ़ रहे हैं। इसीलिए एक आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, यह इसलिए सवाल है क्योंकि सरकारी बैंकों का घाटा 2014-15 में नहीं था। 2014-15 में सरकारी बैंकों का मुनाफा 37,540 करोड़ था। उससे पहले सरकारी बैंक मुनाफे में ही रहे, घाटे में नहीं गए। 14-15 हमने इसलिए किया क्योंकि मोदी सत्ता आने के बाद वो पहला साल था और उसे लाभ 37,540 करोड़ का था। लेकिन उसके अगले बरस घाटा 17,000 करोड़ का, उसके अगले बरस 11,000 करोड़ का, उसके अगले बरस यानी 2017-18 में 85,000 करोड़ का घाटा बैंकों का, और कोविड से ठीक पहले वाले साल में घाटा 66,000 करोड़ का। चला कौन रहा है इस देश को, और देश चल कैसे रहा है, और जो पॉलिसी पेपर और रिफॉर्म के नाम पर जो नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, क्या इस डूबती अर्थव्यवस्था को और डुबाने के लिए तो नहीं है? क्योंकि जो विजन और जिन परिस्थितियों में इस देश की इकोनॉमी को संभालने का सवाल है, उसमें यह रास्ता कोई अर्थशास्त्री आंख बंद करके भी कह सकता है, जो सत्ता का सलाहकार नहीं होगा, कि यह रास्ता शायद खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।